हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। कल वाली वीडियो में आपका काफी अच्छा रिस्पांस था, जिसमें हमने कवर किया था जो रासायनिक अभिक्रिया है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली है एग्जाम पेपर में 12th क्लास में, उनके बारे में। आज उसी के अगले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए और कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कल छूटी थी उसमें से थी SN1 रिएक्शन। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि SN1 अभिक्रिया क्या है, समझाइए। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। या फिर ये भी हो सकता है जब तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो भी क्षारीय माध्यम हो उनके साथ करवाएं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि SN1 रिएक्शन समझाइए। ठीक, तो यहां पर ये संरचना है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की, या फिर आप बोल सकते हैं दो दो क्लोरो दो मैथिल प्रोपेन। ठीक है, दो क्लोरो दो मैथिल प्रोपेन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ पर NaOH के साथ भी करवा सकते हैं, H2O के साथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही OH माइनस आयन देते हैं जो कि एक तरह का क्षार होता है। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ में होगी तो हमें प्राप्त होगा तृतीयक श्रेणी एल्कोहल, या आप बोल सकते हैं इसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल आपको प्राप्त हुआ, साथ ही HCl प्राप्त हुआ। ये थी बहुत ही सिंपल एंड स्वीट रिएक्शन, जिसे आप बोलेंगे SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ गहरी बातें आपको बता दूं। SN1 रिएक्शन तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिकतम होती है, फिर उसके बाद द्वितीयक में होती है और फिर प्रथम में होती है। मतलब यदि इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम हम देखें तो सबसे अधिक ये इसमें होगी, यानी कि सबसे फास्ट जो है वो इसमें होगी, इसके बाद द्वितीयक और इसके बाद फिर तृतीयक। ये हो गया पहला क्रम। इसके बाद में यह अभिक्रिया दो चरणों में कंप्लीट होती है। यहां पर ये OH आयन बनेगा, फिर OH आयन इस कार्बन पर हमला करेगा। ठीक है, अब जब हमला हो रहा होगा उससे पहले ही इन पर, इस पर्टिकुलर यौगिक पर ये जो Cl है ना, बार बार जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा। तो इस कारण से इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि हर बार ये Cl इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस चार्ज आता है। इसी कारण से इस पर प्लस चार्ज आता है, और प्लस चार्ज की ओर कौन आकर्षित होते हैं, नाभिक रागी, यानी कि जिन पर माइनस आयन होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में यहां पर कार्बन का सिर्फ एक परमाणु भाग ले रहा है, इसी कारण से इस अभिक्रिया को SN1 रिएक्शन कहते हैं। बस ये इतना अंतर था। एक और बात, इस पे कार्बोटेआयन बनता है। मेरे शब्द यदि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे होंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं कार्ब ऋण आयन इस अभिक्रिया में बनता है। ये भी इसका एक अंतर का आधार है। और यदि आगे चले तो इस अभिक्रिया का जो क्रम होता है ना, ये जो Cl जब इससे जाता है तो ये तुरंत नहीं जाता, यह बहुत ही धीमे माध्यम से होती है। कभी जुड़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है, मतलब कभी निकल रहा होता है, कभी जुड़ रहा होता है। तो ये जो क्रियाशीलता का क्रम है यहाँ पर, ये बहुत मंद होता है। मतलब पहला चरण बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, पर जैसे ही Cl बाहर हुआ और इस पर प्लस आयन आया, तुरंत ही इससे OH जुड़ जाएगा। तो दूसरा क्रम इस अभिक्रिया का अत्यंत तीव्र होता है। यह SN1 अभिक्रिया की मैंने विशेषता बता दिया। इसका ठीक विपरीत होगा SN2 रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं अगली रिएक्शन आपके साथ में कौन सी है। तो अगली रिएक्शन हमारे पास में है SN2 अभिक्रिया क्या है। सिंपल पूछ सकता है कि मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या बनेगा, या बोलेगा SN1 रिएक्शन क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। या फिर मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ में कराने पर क्या होगा, या फिर प्राथमिक हैलाइडो में होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। ये भी एक तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया है CH3Cl, इसकी अभिक्रिया H2O के साथ में जब हम कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा मैथिल अल्कोहल और HCl। यहां पर इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, इस कारण से इस अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया भी धीमी गति से ही होती है, मतलब इसमें कोई चरण नहीं होता, यह एक ही चरण में कंप्लीट होती है। इस पे कार्बोटायन नहीं बनता, इस पे संकुल उत्पाद बनते हैं, फिर उसके बाद में चीजें अलग होती है।
पहले वाले यदि आपको अंतर आपने विशेषता देख ली होगी तो आप दूसरी वाली का जस्ट उसके विपरीत लिख देंगे। अब हमारे पास में है बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है लिखिए, या फिर हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब क्षारीय माध्यम से कराई जाती है तब क्या होगा। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि जब ब्रोमोपेंटेन की अभिक्रिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करवाएंगे तो क्या बनेगा। आ सकता है बीच से है बहुत ही ज्यादा, मतलब ये अभिक्रिया अभी तक आई नहीं है, मगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में सत्य सत्य में कहीं ना कहीं दी आ गई कि ब्रोमोपेंटेन की अभिक्रिया जब क्षारीय माध्यम यानी NaOH के साथ होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आप हमें सैडजेफ नियम बताओ। तो सैडजेफ नियम में क्या होगा, सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि बीटा विलोपन क्या है। तो यहां पर ये जो कार्बन है जिससे डायरेक्ट क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है ये होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के साइड वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है ये होते हैं बीटा हाइड्रोजन। जब भी कोई क्षारीय माध्यम इनके साथ में अभिक्रिया करता है तो Na पर होता है प्लस चार्ज, Br पर होता है माइनस चार्ज, तो ये बाहर निकल के NaBr बना लेंगे। अब ये आप ध्यान से देखेंगे यहां पर आपके पास में दो बीटा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा, बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन। तो हो सकता है OH इस वाले हाइड्रोजन का एक H ले जा ले, या फिर हो सकता है OH इस वाले हाइड्रोजन का, मतलब इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल ले। तो इस प्रकार से एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है। यहां पर हमने जो लिया था वो ब्रोमोब्यूटेन था, जबकि यहां पर ब्यूटीन बना। ठीक है, यहां पर भी ब्यूटीन बना, इसको आप बोलेंगे सॉरी ब्यूटीन नहीं पेंटीन बनेगा ना, गलती होगी थोड़ी सी, पेंटीन बनेगा। यहां पर देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो यहां पर जो आपको प्राप्त होगा पेंट 2N होगा, और दूसरे केस में आपको जो प्राप्त होगा पेंट 1N होगा। अब आप बोलेंगे अल्प मात्रा में कौन सा बनेगा और मुख्य मात्रा यानी हमारा मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो यह नियम के अनुसार पे जिस भी कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे वह उत्पाद ये समझ लो सबसे अधिक बनेगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन परमाणु कम है तो ये वाले उत्पाद बनने की अभिक्रिया ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड सबसे पहले इस वाले कार्बन के साथ बनेगा, फिर बाद में इसके साथ बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और ज्यादा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब हेलो एल्केन यानी कि ब्रोमोपेंटेन की अभिक्रिया हम क्षारीय माध्यम के साथ में कराएंगे तो हमें एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा जो कि होगा बीटा हाइड्रोजन के विलोपन के द्वारा। सबसे पहले किसी भी क्षारीय माध्यम में से जो प्लस आयन होगा वह पेंटेन संरचना के Br को यानी कि हैलाइड को अपने साथ बाहर ले जा लेगा और लवण बना लेगा, और जिस कारण से कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी और वह आपस में द्वि आवंत के साथ जुड़कर एक नया उत्पाद या एक से अधिक नया उत्पाद बना सकता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में। यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो पर ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, अब हमारे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है डायअजोनियम लवण निर्माण की विधि, या फिर जिसे बोला जाता है सैडमेयर अभिक्रिया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। अब कुछ जगह पर आपको क्या होगा कि व्यंजन की पूरी संरचना बनी होगी और ऊपर की तरफ NH2 जुड़ा होगा, तो उसे बोलते हैं हम एनिलीन। जब ठंडे जलीय विलयन एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रे ऑक्साइड यानी कि NaNO3 HCl के साथ आप करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5N2Cl। यहां पर N पर प्लस आयन होगा और Cl पर माइनस आयन होगा। ठीक है, ये रहेगा तापमान जिसके साथ आपको इसे गर्म करना है। तो इस कारण से आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब इस माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, डायअजोनियम लवण। फिर से सुन लो, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO3 प्लस HCl के साथ 273 से 278 के ताप पर कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है डायअजोनियम लवण, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, जिसमें N प्लस आयन के साथ में होता है और Cl माइनस आयन के साथ में होता है। इस अभिक्रिया के माध्यम से जब चैप्टर 9 पर आप जाएंगे तो आपको काफी सारे यौगिक निर्माण की विधियां देखेंगे। आप इसकी अभिक्रिया
हैलाइडो के साथ में करवाएंगे, मतलब हाइड्रोजन अम्लों के साथ में करवाएंगे, फिर हाइड्रोक्सी समूह के साथ में कराएंगे, फिर एमाइड के साथ में कराएंगे, तो लॉट्स ऑफ रिएक्शन आपको डायजोनियम लवण से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो रिएक्शन है, यदि हेलोएरिन आपको अभिक्रिया नहीं दे रहा है तो इस माध्यम से आप अभिक्रिया करवा सकते हो। बेंजीन रिंग की अभिक्रिया करवाने का सबसे सरल माध्यम ये है कि सबसे पहले उसे डायजोनियम लवण में कन्वर्ट करिए और फिर उसकी अभिक्रिया किसी भी माध्यम से करवा दीजिए, तो आपको कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, ये आपको 9 चैप्टर में भी जो परिभाषा मैंने आपको दी है कि डायजोनियम लवण का महत्व क्या है या फिर इसे क्यों बनाया जाता है, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि इससे रिएक्शन करवाना काफी आसान होता है, कार्बनिक उत्पाद को बनाने में बहुत ही सरलता होती है, दैट्स व्हाई डायजोनियम लवण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO3 कर लेना, यहाँ पे 3 मिसिंग है। ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी एमपी बोर्ड से, तो हमसे भी हो गई आज, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, HCl रहेगा, HCl नहीं भी रहेगा तो H प्लस आयन रहेगा। ठीक है, इसके साथ में ये वाले ताप पर करवाएंगे हम, यानी कि 273 से 278 के ताप पर। ओके, तो हमें प्राप्त हो जाएगा डायजोनियम लवण। अब नाउ वी हैव बुट्स फीटिंग अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। क्या है? फीटिंग अभिक्रिया, बुट्स अभिक्रिया, बुट्स फीटिंग अभिक्रिया, अलग अलग नाम है मगर चीजें एक सी ही होती है। मान लीजिए आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम धातु के साथ करवानी है, साथ में एल्किल हैलाइड के साथ में करवानी है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जो अभिक्रिया होगी उसे ही बोला जाता है बुट्स फीटिंग अभिक्रिया। ध्यान रहे, यहाँ पर हम कार्बन की बंद श्रृंखला और कार्बन की खुली श्रृंखला को धातु के माध्यम से आपस में जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यदि हम बेंजीन रिंग बनाए, यहाँ पर यदि आप बेंजीन रिंग बनाए तो 6 कार्बन होंगे, ऊपर वाले कार्बन से एक R समूह जुड़ जाएगा, तो आप ये बोल सकते हो कि यह एक तरह की टालुइन निर्माण की विधि है। ठीक है, टालुइन का फॉर्मूला जिसे नहीं पता, C6H5CH3। ठीक, ये होता है टालुइन। तो आप फूड स्वीटिंग अभिक्रिया के लिए रह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा टालुइन, या फिर जिसे आप लिख सकते हैं एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड यही है, एल्किल बेंजीन और सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने कितने सीएल दिख रहे हैं आपको? एक इसका सीएल है, एक इसका सीएल है। यहाँ पर हमने 2Na ले ली क्योंकि यहाँ पर आपको सूत्र में बैलेंस करा हुआ नहीं दिया जाएगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने बैलेंस कर ली तो हमें 2NaCl मिल गए। जो बचा यहाँ का R और यहाँ का C6H5, वो आपस में मिलकर क्या बना लिया? एल्किल बेंजीन। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक हो गया, पिछले वाले वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, और भी बहुत सारी रिएक्शन डली हुई है, जैसे कि एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड एग्जाम जो था आप लोगों ने सभी दिया होगा, तो कोई उसे इग्नोर नहीं करेगा। कुछ न्यूमेरिकल वहां से भी आ सकते हैं और कुछ रिएक्शन वहां से भी उठ के आ सकती है। ठीक है, ध्यान रहे, उसमें कुछ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अभी तो हम सिंपल सिंपल नाम और ऑब्जेक्टिव टाइप की रिएक्शन कवर कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं इसी से रिएक्शन बनेगी, या फिर हो सकता है डायरेक्ट नाम वाली रिएक्शन हो जाए। कुछ रिएक्शन वहां पर भी बहुत ही सॉलिड है नाम वाली, जिसमें आपको संरचना के आधार पर समझना है, तो एक बार वो वाले क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी देखना आप। ठीक है, वो भी जो मैंने एमपी बोर्ड का सॉल्व कराया है वहां पर मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा स्लो हो, मेरे बोलने में ग्लिच हो, पर समझाने में कोई कसर नहीं है वहां पर। मैं बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा समझा देता हूँ समहाउ कभी कभी, है ना, तो आपको वो वाला वीडियो भी पूरा देखना है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार, जब ये वीडियो एंड होगा तो फटाफट से एक बार रिकैप कर लेंगे पूरी रिएक्शन, फटाफट आप मिलाते जाना ताकि आपका क्विक रिवीजन भी होते जाए। ठीक है, यदि आप इस लिखेंगे बुट्स अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आप लिख देंगे टालुइन, सिंपल आंसर, या फिर एल्किल बेंजीन। ओके, नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन दैट्स नेम इज, इसका नाम क्या होगा? आप इसके लिए लिख सकते हैं कि एक तरह का फिनॉल का विरचन है। ठीक है, या फिर ये एक तरह की नाभिक रागी अभिक्रिया है जो बेंजीन में होती है। नाउ इसे समझने का प्रयास करते हैं और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, ऐसे ही लिखा रहेगा एज इट इज कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाने पर क्या बनता है, या फिर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाइए। तो यहाँ पर दो चीजें निकलकर बहुत ही महत्वपूर्ण आएगी, आपको 623 का तापमान लेना है और 300 का एटीएम एटॉमिक प्रेशर लेना, ताकि आपको वायुमंडलीय दाब जिसे हिंदी में बोला जाता है ये होना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला माध्यम हमें निश्चित ही चाहिए ही चाहिए। नव ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जब आप इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाओगे
तो NaCl के साथ बाहर होके NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा। O जो बचेगा, यदि ये Cl यहां से जाएगा तो H खाली हो जाएगा और वो इसकी जगह पर ले लेगा। तो यह सिंपल सी एक आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल बनाना होगा तो जो हम अभिक्रिया लेंगे वह होगा हेलोएरिन में नाभिक रागी अभिक्रियाओं का उदाहरण। या फिर जब हेलोएरिन में नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती है तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो होता है फिनॉल। या फिर सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतने इतने ताप पर यानी कि 623 के ताप पर 300 वायुमंडलीय दाब पर हम करवाएं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नाउ बहुत ही सॉलिड रिएक्शन है, हो सकता है पूछ ले फिनॉल के विवेचन से यदि आपसे आ जाए प्रश्न तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम से कराइए, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हर एक तरह से मैं आपको बोल बोल के बताने की कोशिश कर रहा हूं। OH NaOH एक तरह का क्षार है। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन जिसका नाम क्या हो सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, नाम से पूछी जाने वाली अभिक्रिया जिसे आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोले, चाहे वो ये वाली हो, क्योंकि 3-4 तरह से होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो वहां पर आपको जो उत्प्रेरक लेना है AlCl3 लेना ही लेना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को आप उत्प्रेरक के नाम से याद रख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मतलब आपको AlCl3 लेना ही लेना है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेना ही लेना है। नाउ प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि बोलेगा कि C6H5Cl प्लस CH3Cl यानी कि मैथिल क्लोराइड को जब हम AlCl की उपस्थिति में गर्म करें या मिला दें तो क्या बनेगा, ठीक है। या फिर बोलेगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करिए, इतना दिया होगा, या फिर सीधे सीधे ये लिखा होगा, या फिर ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, यहां से इतना लिखा होगा, या सीधे सीधे पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है समझाइए। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कार्बन हाइड्रोजन की खुली श्रृंखला में भी होती है और बंद श्रृंखला में भी होती है। तो हेलोएरिन वाले में पूछेगा तो आपको ये उदाहरण उठा लेना है। यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था वो जुड़ा नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये इसके साथ में यहाँ पर रख दीजिए, इसको बीच में यहाँ पर ला दीजिए। और जब आप देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला Cl जगह पर रहेगा, ठीक है। यहाँ का Cl और यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पर CH होगा, ये यहाँ का H इस कार्बन का साथ छोड़ेगा और इस Cl के साथ मिल जाएगा और HCl बना लेगा। और ये CH3 जब यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा इस कार्बन से, तो ये CH3 उसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। जिस भी कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो पहला कार्बन होता है, याद रखना। तो इसको मान लिया हमने पहला कार्बन, पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा इसलिए फर्स्ट क्लोरो, दूसरे कार्बन से कार्बन का व्युत्पन्न यानी कि मैथिल समूह जुड़ा इसलिए 2 मैथिल, और पूरी संरचना बेंजीन की है तो इसी से इसका नाम निकल कर आया 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा विषय है, यदि रिएक्शन समझ में आने लगी, कौन कहां से जुड़ेगा ये समझ में आने लगा, तो बेटा नंबर तो कहीं ना कहीं बड़ा मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। पर यदि यही आपका बेसिक्स थोड़ा बहुत कमजोर है तो केमिस्ट्री से खतरनाक कोई विषय नहीं है। कितना ही रट लो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ ही जाएगा, दिमाग की नस फटी जाएगी और बोलेंगे हे भगवान ये क्या हो गया। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन, इसको इस अभिक्रिया को बोलते हैं हैलोजनन। इसी के आधार पर आपको नाइट्रोजनीकरण और सल्फोनीकरण भी मिलेगा, और साथ में एक रिएक्शन और जिसका मैं नाम भूल रहा हूं अभी, मगर हो सकता है वो वाली रिएक्शन भी जाए। ये वाली रिएक्शन याद रखना, जैसे यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, ये फर्स्ट वाला पे कोई असर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बता दे रहा हूँ कि इसके पास जो युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ये पूरी व्यंजन रिंग में घुमाएगा, उस कारण से यहाँ पर और यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न होंगे और वहीं पर से कुछ ना कुछ हटेगा और कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अनुनाद जिसे पता है वो बता सकता है कि कौन कहां पर जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर करा रहे हैं क्लोरोवेंजिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में। सिंपल सी बात है, हम हेलोएरिन का क्लोरोनीकरण करवा रहे हैं, ठीक। और भी अच्छे से समझे तो क्लोरोवेंजिन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ आयरन ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, या फिर क्या होगा जब C6H5Cl प्लस Cl2 हो और उसके साथ में FeCl3 होना चाहिए। कुछ जगह पर FeCl2 भी हो सकता है, अलग अलग तरह से चीजें रिएक्ट करती है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आपके पास में कितने अणु हैं Cl के, 2 अणु हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी 2 उत्पाद बनने की मुख्यतः संभावनाएं होती है।
अब यहां से Cl दो भागों में विभक्त होगा, Cl प्लस आयन, Cl माइनस आयन। सहसंयोजी बंध आपस से टूटेंगे। जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो एक पर माइनस चार्ज आता है, एक पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, समहाउ कभी कभी समान तरह से आवेश हो जाता है कि जिसके जिसके इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में तोड़ लेते हैं, किसी को कोई देना लेना नहीं होता। ठीक, मैं मानता हूं कि एक ने प्लस तोड़ा, एक ने माइनस तोड़ा। अब यहां पर से भी एक H निकलेगा, और जब यहां पर H निकलेगा तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा और यहां माइनस वाला प्लस वाला Cl जोड़ लेगा। अपना इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन दे के चला जाएगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर प्लस वाला Cl जुड़ जाएगा। अब माइनस वाला Cl जो है वो जिस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो उस हाइड्रोजन पर क्या आया होगा, प्लस चार्ज, तो वो माइनस वाले Cl के साथ निकल के HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। चूंकि अभिक्रिया में एक से अधिक परमाणु होते हैं समटाइम्स, तो एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है। तो जब यहां से जाएगा ना, तो जरूरी नहीं कि यहां का ही जाए, हो सकता है नीचे वाले का भी चला जाए, क्योंकि जब भी अणु हो या प्रकाश हो हमेशा उस माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करता है जहां से उसे कम समय पर अधिक दूरी तय करने को मिले। बहुत बड़ा फिनोमिना है ये, इसे समझना। नाउ देखो ध्यान से, यहां पर क्लोरीन है, तो ये वाला जो उत्पाद है जहां पर यहां पर इस क्लोरीन से इस क्लोरीन की दूरी जितनी अधिक होगी वो उत्पाद उतना स्टेबल होगा, वह उत्पाद उतना ही मुख्य होगा, वह उत्पाद उतनी ही ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये होगा आपका मुख्य उत्पाद, ये होगा आपका अल्प उत्पाद। इसी से रिलेटेड यहां पर जब आप अगली अभिक्रिया देखोगे, जैसे आपको बोले नाइट्रोकरण, तो आपको करवा देना है HNO3 प्लस H2SO4, दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर बीच में लिख देना, और सिमिलरली यहां पर NO2 जोड़ देना और यहां पर भी NO2 जोड़ देना। जो बचेगा वो HCl ही होगा आगे पे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट, सॉरी उसमें HNO2 नहीं बनेगा, उसमें कुछ और ही बनेगा, जैसे कि H2O। ठीक है, HNO3 में से NO2 यहां पर जुड़ जाएगा, बचेगा OH, यहां पर से एक H जाएगा, दोनों मिलकर के बना लेंगे H2O। सेम उसी प्रकार से जब आप H2SO4 के साथ में अकेले कराओगे, उस अभिक्रिया को बोलते हैं सल्फोनीकरण। यहां पर H2SO4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन भी संपन्न होती है। एक ही रिएक्शन के माध्यम से तीन रिएक्शन हमने पढ़ लिए। सबसे पहला है हेलोजन अभिक्रिया, फिर नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर आपको लेना पड़ेगा और उसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर NO2 हो जाएगा, यहाँ पर भी NO2 हो जाएगा, जो बाहर निकल जाएगा वो H2 होगा। ठीक है, फिर उसके अंदर जब सल्फोनीकरण करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें बाहर H2O प्राप्त होगा, यहाँ पर जो जुड़ेगा वो होगा SO3H, यहाँ पर भी होगा SO3H। इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन भी कंप्लीट होती है, और एक ही रिएक्शन से हमने तीन रिएक्शन समझ लिए। बताओ, कमेंट करके बताओ क्या यहां तक समझ में आ गया, और आ गया होगा तो मैं आगे वाली रिएक्शन देखूं। अब देखो, ये जो हमारी अभिक्रिया है इसे बोला जाता है फीटिंग अभिक्रिया। मैंने बताया था वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया। तो फीटिंग अभिक्रिया एरिल हैलाइडों में होती है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बंध श्रृंखला। प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से आएगा कि एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराइए, या फिर सीधे सीधे बोलेगा कि एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में कराइए। ठीक है, कुछ भी तरह से प्रश्न आ सकता है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करिए, इस प्रकार से भी दे सकता है, इतना हाइट रह सकता है, या ऊपर पे कुछ। ये बेंजीन रिंग के साथ दिक्कत है कि सूत्र से भी पूछी जाती है, चित्र से भी पूछी जा सकती है, तो आपको देखना है ध्यान। तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, तो हमने नीचे आकर इसको बैलेंस कर लिया। मान लीजिए हमने एरिल हैलाइड के दो अणु लिए, जिसमें कि आप बोल सकते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के हमने दो अणु लिए, साथ में सोडियम के भी हमने दो अणु लिए। यहां पर से ये क्लोरीन, दो क्लोरीन के अणु NaCl, मतलब फिर से बोलता हूं मैं, यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर भी दो Na, तो दोनों आपस में मिलकर और दो NaCl के अणु बना लेंगे। अब यहां से जब ये जाएंगे ना, तो यहां पर से ये दोनों जो एरीन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था क्या, वुड्स अभिक्रिया में जब मुक्त मूलक बनते हैं किसके, एल्कीन के, वो आपस में अपना बंध बना लेते हैं। तो यहां से जब ये क्लोरीन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ के कार्बन का और इस वाले कार्बन का, मतलब दो एरीन की संरचनाएं हैं यहाँ पे अलग अलग, दोनों के कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर जुड़ी है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपको मिलेगा डाइवेंजीन की संरचना प्राप्त हो जाएगी, साथ ही आपको क्या मिलेगा, नमक। अब देखते हैं क्या हमारे पास में कोई अभिक्रिया बची है। हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं बची है। अब हम समझते हैं सबसे पहली रिएक्शन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है
कि SN1 रिएक्शन क्या है समझाइए। साथ में पूछा जा सकता है तृतीयक हैलाइड में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि SN1 की अभिक्रिया का क्रम लिखिए, सब में पहले ये किस में होगा, या फिर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या बनता है। तो ये रही संरचना तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की। इसकी जब अभिक्रिया आप H2SO के साथ में कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा प्रोपिल ब्यूटिल अल्कोहल और HCl। आप इसे बोल सकते हैं तृतीयक अल्कोहल भी बोला जाता है, इसे कोई दो राय की बात नहीं है। या फिर बोल सकते हैं दो मैथिल प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है तो दो मैथिल प्रोपिल अल्कोहल, इस प्रकार से। चूंकि या फिर बोल सकते हैं क्या, यही नाम होगा बेटा। मैं सोच रहा था कि इसको ब्यूटेनॉल भी बोला जा सकता है, ठीक है, ब्यूटेनॉल भी पूरी तरह से बोला जा सकता है। नाउ वी हैव अनदर, यहां पर देखोगे तो ये प्रथम श्रेणी यानी कि SN2 रिएक्शन क्या है समझाइए। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनता है और HCl बनता है। ये रही रिएक्शन। SN1 रिएक्शन थोड़ी धीरे होती है, और सॉरी SN2 रिएक्शन थोड़ी धीरे होती है, साथ में इसमें संकुल उत्पाद बनता है। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं और इसका यह अभिक्रिया सबसे ज्यादा प्राथमिक श्रेणी एल्किल हैलाइडों में देखने को मिलती है। साथ ही इससे कम मात्रा में इससे थोड़ी स्लो ये द्वितीयक में होती है और तृतीयक में और भी ज्यादा स्लो होती है। मतलब जस्ट SN1 के विपरीत ये अभिक्रिया रिएक्ट करती है। आगे जब देखोगे बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है लिखिए, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है और हमको NaBr प्राप्त होता है और एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होने की अभिक्रिया, एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होने की संभावनाएं होती है। सिंपल भाषा में आपसे पूछा जा सकता है बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या है या सैडजर नियम क्या है समझाइए, या फिर ये बोल सकता है कि हेलो एल्कीन की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम से करें। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो जब कुछ इस प्रकार से बड़ी श्रृंखला दी हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो समझ लीजिए कि आपको दो उत्पाद बनाने हैं, साथ में आपको NaBr भी बनाना है। नाउ सैंडमेयर रिएक्शन, ये है एनिलीन, यहाँ पर NaNO3 होगा, HCl होगा, यहाँ पर मिसिंग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब हम इसकी अभिक्रिया इस तापमान पर यानी कि 273 से 278 पे करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डायजोनियम लवण, जिसका सूत्र होता है C6H5N2Cl, ठीक है। इसका कुछ ऐसा है, जब ठंडे जलीय एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ में या अम्लीय माध्यम के साथ में कराई जाए निम्न ताप पर, यानी कि जो ताप यहाँ पर लिखा है इस पर, तो हमें प्राप्त हो जाता है डायजोनियम लवण। इसके महत्व में आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ वी हैव वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया भी ऑल्सो महत्वपूर्ण। वुड्स अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, कार्बन और हेलोजन की बंद श्रृंखला लेते हैं, उसी के साथ में कार्बन और हेलोजन की खुली श्रृंखला लेते हैं, उन दोनों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवा देते हैं, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त हो जाता है वो होता है टालुइन, जिसका सूत्र होता है C6H5CH3 या फिर C6H5R भी आप लिख सकते हैं, और साथ ही नमक के दो अणु। ये सारी रिएक्शन बड़े वीडियोस में आपको मिल जाएगी, मैंने वहां पर भी इन्हें पढ़ाया है। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन दैट्स कॉल्ड, इस अभिक्रिया का नाम क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, हेलोवेरिन्स में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रिया, उसका ये उदाहरण है। या फिर फिनॉल का विरचन समझाइए कैसे होता है। फिनॉल का विरचन यदि आया तो ये वाली रिएक्शन चेक किया जाना। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करवाते हैं या करवाते हैं हम, तो हमें प्राप्त हो जाता है फिनॉल। ये रहा तापमान, और हमें HCl भी रखेगा। सबसे पहले सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा और फिर उसकी अभिक्रिया जली माध्यम HCl के साथ में करवा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaCl और फिनॉल। तो ये थी नेक्स्ट रिएक्शन। मैं फटाफट से अब रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में क्या है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन और मैथिल क्लोराइड को साथ में लेके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में हम जब मिलाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ठीक है। हमें प्राप्त हो गया 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। सिंपल है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें प्राप्त होगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और यही अभिक्रिया का नाम है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कुछ जगह पर ऐसा होगा कि डायरेक्ट CH3 जुड़ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, कुछ जगह पर ऐसा भी होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, सिर्फ ये बेंजीन रिंग है, और आपको बोले कि ये अभिक्रिया सिर्फ इसके साथ में करवा दो तो यहाँ पर सीधे CH3 जुड़ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। वो वाली अभिक्रिया भी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। और आपको एक और बात बताना भूल गई, इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है सरल एकेडमी छिंदवाड़ा वाला और सरल एकेडमी वाला, वहां पर भी बहुत सारी रिएक्शन मैंने डाल के रखी, जैसे हाइड्रो
बोरो ऑक्सीकरण अभिक्रिया डाल के रखी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया डाल के रखी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया डाल के रखी है। इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी डाल, मतलब हर एक माध्यम से सरल बनाने की कोशिश की गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यहीं से काटे जाते हैं। नाउ भी है वह हेलोजन अभिक्रिया, ध्यान से देख लो कौन सी कहां पर कैसे हुई है। हमने Cl2 को क्लोरोबेंजीन के साथ में मिलाया तो हमें प्राप्त हो गया 1,4 क्लोरोबेंजीन, 1,2 क्लोरोबेंजीन। ये होगा मुख्य उत्पाद, ये होगा अल्प उत्पाद। यहाँ पर हमारा जो रहेगा क्या बोलते हैं उत्प्रेरक रहेगा आयरन ट्राई क्लोराइड। ये अभिक्रिया भी याद कर लेना। इसके साथ में मैंने बताया था कि सल्फोनीकरण भी होगी, इसके अंदर नाइट्रोकरण भी होगी। ठीक है, तो ये थी अभिक्रिया। नाउ नेक्स्ट है हमारी फीटिंग अभिक्रिया। इसमें ये समझ लो कि दो व्यंजन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl बन जाता है। ध्यान रहे दी कुछ इस प्रकार से दी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कुछ अभिक्रिया आपको सिंपल दी रहेगी, ठीक है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण होगा किनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये रोजनमुन, ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपको संतुलित करनी होगी। वुड्स अभिक्रिया भी आपको संतुलित ही करनी पड़ेगी। सिंपल वो दिया रहेगा और बोलेगा कि इस अभिक्रियाओं को समझाइए। नाउ मेरी पूरी कोशिश थी कि इस अभिक्रिया को मैंने समझाने का आपको बहुत ही सरल तरीके से प्रयास किया। अब आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। यदि नहीं आया होगा तो लॉन्ग वीडियोस अवेलेबल हैं। और जो रिएक्शन आप बची है, अब मुख्य रूप से जो हम बोले कि एल्डिहाइड वाली रिएक्शन बची है और कुछ मात्रा में एमीन वाली रिएक्शन बची है। ठीक है, ईथर की भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। अभी जब हम उन चैप्टरों को कवर करेंगे तो हमारी चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 7 की कुछ ही बची है, क्योंकि फिनॉल और एल्कोहल हम कवर कर चुके हैं, मतलब आधी अभिक्रियाएं तो उसकी हो चुकी है। तो कुछ ही अभिक्रियाएं रह गई है जिसका वीडियो जल्द दिया जाएगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे जैसे कि राउल्ट का नियम हो गया, उपसहसंयोजी हो गया, डी और ए ब्लॉक हो गया। तो इफ यदि टाइम मिला और आप चाहते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट आए तो मैं उन्हें भी समझा दूंगा। ठीक है, तो आपके कमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि आपको उनको समझना है, क्या उनकी आवश्यकता है समझने की आपको। आप मुझे कमेंट पे लिख के बताएंगे ताकि मैं उन्हें टीवी पर भी समझा दूंगा, यहाँ पर एलईडी पे भी और बोर्ड पर भी। तो आप जैसा कमेंट करेंगे कि सर टीवी पे समझाइए या बोर्ड पे चित्र बना के समझाइए, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। लिगेंड क्या होते हैं, उपसहसंयोजी कहते हैं, नाम कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें डी और ब्लॉक में कैसे चीजें बिहेव करती है, कौन से उत्पाद में चुंबकीय गुण होता है, कौन से अनुचुंबकीय, कौन धात्विक होते हैं, किसका परमाणु त्रिज्या क्या होती है, धात्विकता किसमें ज्यादा अधिक होती है। ये सब सारे जो क्वेश्चन बनते हैं डी और एफ ब्लॉक से और उपसहसंयोजी यौगिक से, ये आपके कमेंट के ऊपर निर्भर है। यदि इफ कमेंट आते हैं कि सर बताओ तो सर बता देंगे। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि चैप्टर 9 की रिएक्शन बनाइए सर, बिल्कुल बनाएंगे बेटा। कुछ मात्रा में वो कवर हो चुकी है, कुछ ही रह गई है। ठीक है, डायाजोनियम लवण वाला पार्ट हमने कवर कर लिया कैसे बनाते हैं। अब डायाजोनियम लवण से हम क्या क्या बना सकते हैं ये रह गया है। साथ में हमें एमाइड, थैलेमाइड, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक हैप्पी होली सभी को। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेट हो जाए तो मैं अभी से आपको विश कर दूं कि आप सभी को हैप्पी होली। ध्यान से खेलिएगा, रंग रंग जितनी भी चीजें हैं आंख और शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। परीक्षा में बिल्कुल आप अच्छे से जाएं, बिल्कुल प्रॉपरली नींद लेके जाए ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ध्यान आपका बराबर रहे, एक भी प्रश्नों को आप ना छोड़ें, बिल्कुल शांति से उन्हें पढ़े समझे और फिर करें। क्योंकि केमिस्ट्री में आपकी जो स्टेज है वो हटी और दुर्घटना घटी वाला, या फिर मैडम का एक डायलॉग है कि केमिस्ट्री फिजिक्स क्या बोलती है वो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन में रटो रात में सफा। वो हमेशा ये डायलॉग मारते रहती है। तो प्लीज इसे राइट मत करना, आप समझना और फिर करना। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप चाहे तो सरल एकेडमी को फाइनेंशियली, मोटिवेशनली जैसे भी चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने आते रहेंगे। तो राधे राधे।